अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा मौजू है दुआ ज़हरा का दिलखराश वाक़या। ये वाक़या कुछ इस तरह यूँ है कि बच्ची जो दुआ ज़हरा है उसकी उम्र 14 साल है और बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से, और वो कराची से लाहौर अपने चली जाती है और वहाँ जाके पंजाब यूनिवर्सिटी पहुँचती है और वहाँ एक लड़का ज़हीर है, उससे मुलाकात होती है और फिर वो उसके ज़रिए निकाह अपना, जो एडवोकेट साहब हैं उनके पास निकाह होता है उसका, वो यानी उसको अरेंज जो करते हैं वो एडवोकेट साहब, उन्होंने उनसे जब पूछा जाता है कि ये तो इसकी तो एज ही नहीं है, तो वो कहते हैं कि उसने ज़बानी कह दिया था कि 18 साल की मेरी एज है और मेरे जो एनआईसी में और बर्थ सर्टिफिकेट है वो कम एज लिखी गई है। तो यहाँ पे बड़ा गैप है और वली के बग़ैर यानी बाप के बग़ैर कैसे निकाह हो गया। तो एक तो ये है कि यहाँ से कहानी शुरू होती है और वो बच्ची कहते हैं कि उसका जो लिंक बना है वो उसी क्या कहते हैं ये जो गेम है पबजी गेम के ज़रिए उसका लिंक बना है। तकरीबन 3 साल से उसके लिंक थे जो मीडिया के ज़रिए पता चलता है। और कुछ दिनों बाद नज़र आता है कि एक यूट्यूबर हैं जिनका नाम ज़ुनैरा है और उन्होंने उन दोनों यानी ज़ुनैरा ने उनको उसको ज़हरा को दुआ ज़हरा को और ज़हीर को साथ बिठाया हुआ है और उसमें जो है विक्ट्री की साइन भी बता रहे हैं। तो बहरहाल ये सारा कुछ होता है। तो उनके वालिद साहब ने जो पिटीशन दाखिल किया है, जो मेहदी काजिम साहब नाम है उनका, और उन्होंने हाई कोर्ट में तो जज साहब ने कहा कि मेडिकल टेस्ट जब करवाते हैं, क्योंकि हैरत की बात है कि नादरा का बर्थ सर्टिफिकेट भी एक्सेप्टेबल नहीं है, मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं, बे फॉर्म भी नहीं, और उन्होंने मेडिकल टेस्ट किसी एक डॉक्टर, नॉन प्रोफेशनल डॉक्टर, जो डेंसिटी चेक करके, तो उन्होंने इस बुनियाद के ऊपर उसको फ्री कर दिया कि वो जहाँ चाहे जाए। तो जिसके लिए ज़ाहिर है उनके वालिदैन बिल्कुल तैयार नहीं और बहुत परेशान और बड़ा दुख भरा यानी एक माहौल देखने में आया। कई लोगों का प्रोटेस्ट हुआ इसके ऊपर। और जब वो हैरत की, और इस पे भी ये जज साहब जो हैं इन्होंने एक पेरेंट्स के साथ मीटिंग भी नहीं करवाई। तो ये सारा एक सेटअप नज़र आ रहा था। और ये इसके साथ ही जो अभी रिसेंटली 3 दिन पहले जब वो ये केस को पिटीशन जो है वकील जिब्रान नासिर है जो कि ख़ुद ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, और उसके ज़रिए पिटीशन फ़ाइल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला ये आता है कि ये इसके लिए फिर आप मेडिकल बोर्ड ही के ज़रिए फिर इसकी एज की असेसमेंट होगी। और वो एज अगर डिटरमिन हो जाता है कि ये माइनर है या मेजर है, अगर माइनर होती है तो यकीनन वो निकाह इनवैलिड हो जाएगा, अदरवाइज़ वो ज़हीर के साथ फिर इस तरह का मामला। तो ये अब इसी के जो जिब्रान नासिर के साथ एक और वकील होते हैं जिनका नाम रामे है, उन्होंने भी एक अपने एक प्रोग्राम के अंदर कहा कि ये पूरा एक सिस्टम मैनेज हो रहा है, लगता है कि यानी कुछ पोशीदा ताकतें हैं जो पूरा यानी उनका उसका हर काम, एक मामूली दर्जे का लड़का है और वो पुलिस की एक फ़ौज होती है, कोर्ट में दाखिल होती है, और एक सफ़ेद कपड़े वाले साहब मिलने भी नहीं देते हैं पेरेंट्स से, और इधर निकाह भी हो जाता है, फॉर्म भी फिलअप हो जाता है, जज साहब से भी ओके हो जाता है, मेडिकल भी हो जाता है, इधर वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए भी मामला हो रहा है। तो बकौल उनके जो रामे वकील हैं, वो ख़ुद आप मीडिया पे देख सकते हैं कि जिब्रान नासिर के साथ उन्होंने ख़ुद एक दिन पहले यही कहा है कि लगता है कि ये पूरा एक गैंग है, एक माफिया है। तो अब इसमें जो चीज़ नज़र आती है वो ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, इससे बेनिफिशरीज़ इसके कौन हैं। एक तो गैंग है या इंटरनेशनल माफिया है, क्योंकि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो बहुत आम है और बहुत फैलती जा रही है। यानी चाइनीज़ भी आए थे तो उन्होंने भी यहाँ कुछ बच्चियों को लेके गया और उन्होंने वहाँ जाके उनसे उनका जो भी गलत तरीके से जो इनकम उसे जनरेट करवाते हैं
और उनके साथ जो यूज़ उसको अब्यूज़ जो करते हैं, वो कई ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई है। तो ये एक शुबहा यही ज़ाहिर किया जाता है। और ये भी देखा गया कि कुछ सुना गया है कि 10 से 15 कुछ लोग ऐसे हैं जो गिरफ़्तार भी किए गए हैं। तो ऐसा क्या है? तो प्रोब सही तरह क्यों नहीं होता है? जज साहब तक क्या मटेरियल जाता है? इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ कहाँ गई? 25 और 26 एजेंसीज़ होती हैं। यानी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इतना ख़राब है कि जब बस वो फ़ाइल सामने आती है और जज साहब फैसला कर देते हैं जो सामने उनको नज़र आता है। तो इतना वीक जुडिशल सिस्टम है, जिसकी वजह कर आप देखें कि जो पूरी दुनिया में रैंकिंग आई है इनकी, 138 में 134 रैंकिंग है नीचे से, यानी अफ़गानिस्तान से बराबरी होगा तकरीबन। तो इससे बेहतर तो कोई पंचायत का सिस्टम हो। तो ये सारा जो पूरा हमारा अदालत का जो सिस्टम है वो इन्फ्लुएंस्ड है, वो पावरफुल लोगों के लिए है, मुजरिमों के लिए है, जिनके पास पैसा है, दौलत है। तो यही कुछ लगता है। अब बेबस नज़र आते हैं वालिदैन बेचारे, ख़ास तौर पर उन पे अफसोस आता है काज़मी साहब के ऊपर, उनकी वालदा के ऊपर। लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया है, कनाडा में भी किया है, पाकिस्तान में भी किया है। तो ये तो अब इतना, अब एक इसी से मुतालिक एक और वाक़या आपको मैं याद दिलाता हूँ, जिसमें डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने कसूर का वाक़या है कि उन्होंने कहीं अपने प्रोग्राम में बताया था कि 300 से 400 लड़के जो है माइनर एज के, और उनको कुछ लोग हैं मुख्तलिफ़ तरीके से उनको यूज़ करते हैं और फिर उसकी फ़िल्में बनाते हैं। तो कुछ दिनों के लिए वही जेल में चले गए थे जनाब। तो ये इतने पावरफुल किस्म के लोग होते हैं, माफियाज़ होती हैं। तो जिसमें हमारे जो स्टेट है वो तो पहले ही करप्ट है, बहुत सारे हमारे जो इदारे हैं तो उनको तो ख़रीदना कोई मसला ही नहीं होता है। पुलिस का तो निज़ाम ऐसा है कि वहाँ थाने बिकते हैं, और थाने में बिकने का मतलब यही है कि जितना ज़्यादा जहाँ जराइम होते हैं वहाँ निगोशिएशन होती है। तो उस तरीके से तो ये हाल है, बड़े अफसोसनाक हालत है इस लिहाज से। लेकिन खैर मैं आगे चलता हूँ इसमें कि हमें इस सूरत हाल में जुडिशल सिस्टम में क्या गैप नज़र आ रहा है। एक तो ये है कि कोई बर्थ सर्टिफिकेट का यानी नादरा को एक्सेप्ट नहीं करना, फिर उसके अलावा वालदैन से मीटिंग क्यों नहीं करवाएगी, 2 महीने हो गए वालदैन से क्यों नहीं उनसे मिलवाया गया, तो इसके लिए क्यों नहीं ज़ोर दिया गया। एक तो ये है। फिर कुछ वालदैन की भी इस सिलसिले में कुछ गफलत नज़र आती है कि बच्ची जो है, अभी पता ही लगता है कि बच्ची अगर 14 साल की है तो 5th ग्रेड में, हालांकि माशाल्लाह वो अच्छे खाते पीते लोग हैं, तो 5th ग्रेड में क्यों है। फिर उसके अलावा वो जो गेम्स वगैरह का इस्तेमाल है, इसको भी देखने का था। 3 साल से अगर वो लिंक थी तो ये भी देखना चाहिए था। तो पेरेंट्स की इन कमज़ोरियों को देख करके कुछ ख़ारजी ताकतें जो इसी तरह हमलावर होती हैं, जहाँ के हमारे मुल्क में जब अदालत ही सही नहीं है, जुडिशल सिस्टम ही ठीक नहीं है, तो वहाँ जज़ा और सज़ा का माहौल ही नहीं है, सोसाइटी नहीं है कि मुजरिमों को सज़ा दी जाए। तो वहाँ हमने ख़ुद अपने आप को, पेरेंट्स को, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना चाहिए। और अब इसमें मुझे लगता है 2 शुबा लगता है कि इसके बेनिफिशरीज़ जो मैंने बताया, एक तो ये कि गैंग है, या दूसरे ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स होती हैं, औरत मार्च वाले, ये मगरिब के तर्ज पे जो हमारा जो मज़बूत ख़ानदानी निज़ाम है इसको भी ब्रेक करने का एक ख़्याल हो सकता है। क्योंकि ये इसमें जब बच्ची जो है आज़ादी के साथ जा रही है, जो कोर्ट में अपना मतलब माँ बाप को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, और कोर्ट में जा कर के अपना मतलब जो भी कुछ है निकाह और जो भी कुछ सिलसिला हो रहा है, और विक्ट्री की साइन बन रही है कि माँ बाप वहाँ रो रहे हैं और वो बच्ची जो है विक्ट्री की साइन बना रही है। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे एक फैमिली सिस्टम के लिए। क्योंकि देखें, पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बाहर रख। जब बच्चे अगर अपने ख़ानदान, अपने लोगों से और अपने वालिदैन, नाना दादा सबसे कनेक्टेड रहते हैं, तो जब भी उसी से उम्मीद रखी जाती है। और उसके साथ साथ मैं अब कुछ गाइडलाइंस, जो एक जनरल पेरेंटिंग की एक गाइडलाइंस है, वो मैं यहाँ पे आप सबको देना चाहता हूँ। नंबर 1 ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, जब भी नौजवानों से बातचीत करते थे तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे ज़ोर देते थे वो था कि अल्लाह से ताल्लुक़ को जोड़ने की बात की जाती थी, कि खुदा से यानी अल्लाह से
रिलेशनशिप डेवलप करने की। तो असल जो चीज़ है अक़ीदे तौहीद बच्चों के अंदर, ये बचपन से हम लोग देखते थे कि हर बच्चे को पहले, आज से 20-30 साल पहले भी आप देख लें तो बच्चों की परवरिश इसी तरह होती थी। बच्चों का आयत अल्लाह देख रहा है। तो ये एक अक़ीदे तौहीद बहुत पावरफुल चीज़ है पूरी सोसाइटी के लिए, घर के लिए। तो इसमें जो है तमाम नेकियों का सरचश्मा जो है वो यही है, और हर किस्म के खैर व फलाह जो है कि जड़ जो है अक़ीदे तौहीद है, जिसमें शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इंसान की तवज्जो जब गैब की तरफ जाती है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ज़मीनी होते हैं उसकी ख़राबियों से आदमी दूर हो जाता है। तो ये तौहीद के ऊपर और बिल्ड रिलेशनशिप। उसके बाद हम रूलिंग्स की बात करें, हराम और हलाल, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि हराम क्या है, हलाल क्या है, मॉडेस्टी क्या है, हया क्या है, अल हया वल ईमान। अब तरह तरह की जो हम जो वो है क्या कहते हैं उसको, हम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे जो हर तरह की जो गैर महज़्ज़ब और उरियानी और फहाशी से की चीज़ें जो आती हैं उसको किस तरह से उसको इन चैलेंजेस को किस तरह से देखना है बच्चों के लिए। तो इसके लिए बेहतर यही होता है कि बच्चों को जो है हमें चाहिए कि हम एजुकेट करें। मतलब है कि हाउ टू एक अच्छा यूज़ टेक्नोलॉजी का किस तरह किया जाए, तो हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है। इन्वेंशंस तो होते रहेंगे, इससे हम धोखा ही होगा, डिसेप्शन होगा, हम कह देंगे कि नहीं ये ब्लॉक कब तक ब्लॉक। असल इसका ये है कि हमें एजुकेट करना चाहिए बच्चों को। तो ये एक अहम चीज़ है कि उसके बाद हम आते हैं कि हमें जैसे घर में जो माहौल है, कल्चर है, वो नमाज का, सलात व तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर जो कहते हैं, नमाज और यानी फ़हश बातों से बचाता है, बुराइयों से रोकता है। तो ये घर में एक माहौल होना चाहिए, कल्चर होना चाहिए, ताकि क्योंकि माहौल बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ये देखें कि ब्रूस लिप्टन जो बायोलॉजिकल सेलुलर का बायोलॉजिस्ट है, सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, वो ये कहता है कि अब जो दौर है सिर्फ जेनेटिक का नहीं, एपिजेनेटिक का है। वो ये कहता है कि जीन्स भी चेंज हो जाते हैं अगर आप माहौल अच्छा रखते हैं। आप उस माहौल के हिसाब से हम सेल्स भी चेंज हो जाते हैं। यानी वो ये कहता है अगर हमें 7 साल के लिए बच्चा दे दो तो हम अपने हिसाब से उस बच्चे को यानी उसकी शख्सियत साजी करेंगे, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करेंगे। लिहाजा माहौल बहुत अहम है, और उस माहौल में जो जिसमें मैं ये कहता हूँ कि अब क्या कहते हैं कि एक डायलॉग कल्चर होना चाहिए, एक इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए, माँ पेरेंट्स के दरमियान एक अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, जो कि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं जिसमें कि जैसे दुआ ज़ोहरा है, अब इसमें अगर बॉन्डिंग पेरेंट्स की सही ना हो तो कोई और इसमें घुस जाएगा, इस वैक्यूम से फ़ायदा उठाएगा और वो ज़्यादा डेंजर जोन में चले जाते हैं बच्चे। तो एक डायलॉग कल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर बच्चों के दोस्ती को मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि कौन से दोस्त हैं। आप लाख अखलाक़ी तालीम भी दे दें, सब कुछ दे देंगे, अगर उनकी सोहबत ठीक नहीं है, जिसे कहते हैं पीयर प्रेशर इज़ अ रियल प्रेशर। और पुराने वक्तों में हमारे लिए हमारे वालिद साहब जो इस्तेमाल, ए मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो उसी तरह तो इन चीज़ों पे नज़र रखना पेरेंट्स का काम है, जो कि सब कुछ तरबियत के ज़ुमरे में आता है। आज हम तालीम पे तो बहुत ज़ोर देते हैं कि कोई बड़े से बड़ा प्रोफेशनल बन जाए, CPA बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन एक तहज़ीब याफ्ता, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मुसलमान बनने की तरफ तवज्जो हमारी कम हो जाती है। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि हेल्दी डिस्कशंस बच्चों से करना चाहिए, और हेल्दी डिस्कशन फॉर बायोलॉजिकल चेंजेस जो आते हैं बच्चों के अंदर। तो इसमें हमें उनके साथ हम अगर डिस्कशन नहीं करेंगे तो बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं। और जैसा कि कहा जाता है शरह में शर्म नहीं है, तो इसके अंदर जैसे बच्चियां हैं उनके लिए वालदा हैं और लड़कों के लिए ज़्यादा वालिद साहब हैं। तो इस तरीके से एक अच्छा रिज़ल्ट आता है बच्चों की तरबियत के ताल्लुक़ से।
सातवें नंबर पे मैं बताता हूँ कि बैलेंस होना चाहिए डिसिप्लिन और फ्रीडम दोनों के दरमियान। अब डिसिप्लिन भी ऐसा ना हो कि बिल्कुल ये रूखा माहौल हो जाए, एक रिजिडिटी नज़र आ जाए और एक बच्चों के अंदर बाज़त बागियाना यानी बिहेवियर डेवलप करने लग जाता है। और फ्रीडम भी ऐसा ना हो कि तहज़ीब और तमद्दुन और आदाब और ये जो चीज़ है ये ख़त्म हो जाए। तो इन दोनों के दरमियान जो है मिडिल का रास्ता, जिसको कि हमें जगह जगह कुरान में हमें मुसलमानों को कहा गया है कि उम्मत वसता हैं हम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते थे मॉडरेट, एक मिडिल का रास्ता होना चाहिए, कोई दो एक्सट्रीम पे या अफरात व तफरीत का शिकार नहीं होना चाहिए। लिहाजा डिसिप्लिन और फ्रीडम जो है वो भी एक बैलेंस हो। उसके जब ये सब कुछ कर चुके तो उसके बाद हमें चाहिए कि हम इस सारी मेहनत के बाद, सब कुछ करने के बाद, उसके बाद हमें दुआ करना चाहिए अपने बच्चों के लिए। और वही दुआ जो कुरान की दुआ है सूरह फुरक़ान में, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ए हमारे परवरदिगार, तू हमें हमारी बीवियों और औलाद से आँखों की ठंडक अता फरमा, आमीन, और हमें परहेज़गारों का इमाम बना। तो ये एक बड़ी, और आखिर में बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ, अल्लाह से दुआ गो हूँ कि दुआ ज़हरा अपने वालिदैन से मिल जाए और उसका मामला सुलझ जाए। और इस तरह के कई वाक़यात हुए भी हैं जो अब प्रोटेस्ट के अंदर बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज़ को आश्कार नहीं किया कि बहुत सारे लोग शर्म से, फिर ख़ानदान में क्या होगा उनके साथ। तो बहुत सारे केसेस पहले भी हुए हैं जो कि बताया नहीं है। ये तो एक्सपोज, ये जो हुआ है इसमें मेहदी साहब का भी बहुत बड़ा कारनामा है कि उनके इस इनिशिएटिव की वजह कर जो उन्होंने हर तरफ ये बात फैलाई और ये कोर्ट तक गए हैं। तो जो स्ट्रगल वो कर रहे हैं, तो इसका फ़ायदा बाकी बच्चियों को भी होगा, ताकि हम अपने बच्चियों को और बच्चों को भी, हमें बच्चों की भी तरबियत, से बच्चियों की नहीं है, ये सारे बच्चों की तरबियत जो है हमें किस तरह से करना चाहिए और किस तरह बाहर के गिद्ध जो हैं, ये गैंग है, ये माफिया है, और हमारा जो एक कमज़ोर अदालती निज़ाम है, इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए हम कैसे तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।